राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव। दोपहर की धूप इतनी तेज है कि रेत भी आग की तरह जल रही है। दूर दूर तक सिर्फ सूखा मैदान और कंटीली झाड़ियां नजर आती हैं। हवा में उड़ती धूल ने आसमान को मटमैला कर दिया है। इसी धूल और गर्मी के सील में बीच 15 साल का राजू अपनी पुरानी फटी हुई चप्पलें घसीटते हुए चल रहा है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हैं और तेल के दागों से काले पड़ चुके हैं। उसके कंधे पर एक पुराना मैला सा बोरा है जो आधा भरा हुआ है। राजू की नजरें जमीन पर गड़ी हैं। यहाँ पर मैला सा बोरा है जो बात कर दे, समाज बात कर दे हैं, जैसे वह रेत में सोना तलाश रहा हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह झुकता है और रेत से एक जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा उठाता है। यह किसी पुरानी साइकिल की चेन का हिस्सा है। वह उसे अपनी शर्ट से पोंछता है। उसे ऐसे देखता है जैसे किसी ने उसे हीरा दे दिया हो, और फिर बड़े प्यार से अपने बोरे में डाल लेता है। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे हैं और कुछ नौजवान ताश खेल रहे हैं। राजू को देखते ही उनकी बातों का सिलसिला रुक जाता है और हंसी शुरू हो जाती है। अरे देखो देखो, हमारा वैज्ञानिक आ गया, एक आदमी ने ताश का पत्ता फेंकते हुए जोर से कहा। आज क्या मिला रे राजू, कोई ऐसा यंत्र जिससे बारिश करवा देगा? सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजू ने न तो उनकी तरफ देखा और न ही कोई जवाब दिया। उसे आदत हो गई थी। बचपन से ही लोग उसे कबाड़ी और पागल कहते आए हैं। वे नहीं जानते कि राजू की दुनिया उनकी दुनिया से अलग है। जहां उन्हें कचरा दिखता है, वहां राजू को उम्मीद दिखाई देती है। वह चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। वह अपने घर पहुंचता है। घर क्या, मिट्टी और गोबर से लिपी हुई एक छोटी सी झोपड़ी है जिसकी छत की खपरेल कई जगहों से टूटी हुई है। आंगन में एक चारपाई पर उसके पिता किशन काका लेटे हुए हैं। किशन काका का एक पैर नहीं है। 10 साल पहले खेत में काम करते समय एक पुरानी बारूदी सुरंग के फटने से उन्होंने अपना पैर खो दिया था। तब से वे लाठी के सहारे चलते हैं और उनका स्वभाव कड़वा हो गया है। गरीबी और लाचारी ने उन्हें तोड़ दिया है। राजू ने डरते डरते आंगन में कदम रखा। बोरे की खनखनाहट सुनकर किशन काका ने आंखें खोली। उनकी आंखों में गुस्सा और थकान दोनों थे। आ गया? किशन काका की आवाज भारी और रूखी थी। पूरा दिन धूप में आवारा कुत्तों की तरह घूमता रहता है। मैंने कहा था कि सरपंच जी के खेत पर जा, शायद कोई मजदूरी मिल जाए। गया था तू? राजू ने धीरे से बोरा जमीन पर रखा और सिर झुका लिया। बापू, वो सरपंच जी ने कहा कि अभी काम नहीं है। उन्होंने कहा कि फसल कटने के बाद आना। किशन काका ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चारपाई पर दे मारी। झूठ मत बोल, तू गया ही नहीं होगा। तुझे तो बस इस कूड़े कचरे से फुर्सत नहीं है। अरे, लोग सही कहते हैं, मेरा नसीब ही फूटा है। एक पैर चला गया और बेटा ऐसा मिला जो लोहे लक्कड़ को ही अपनी जिंदगी मानता है। क्या मिलेगा तुझे इन जंग लगी चीजों से? क्या ये तुझे रोटी देंगी? क्या ये मेरा इलाज करवाएंगी? राजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह जानता था कि बापू का गुस्सा उनकी लाचारी से आता है। बापू, ये कचरा नहीं है, राजू ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। इनमें जान है। ये कचरा अपरता आकुर हो, ये जून के ताम। मैं कुछ बना रहा हूं, कुछ ऐसा जो हमारी मदद करेगा। चुप कर, किशन काका चिल्लाए। मदद? तू अगर 2 रुपए कमा कर लाता तो मदद होती। ये तारों के गुच्छे और टूटे हुए खिलौने हमारी भूख नहीं मिटा सकते। जा, पानी लेकर आ, गला सूख रहा है मेरा। राजू चुपचाप उठा और मटके से पानी निकाल कर लाया। पिता को पानी पिलाने के बाद वह अपने खजाने को लेकर घर के पीछे बनी एक छोटी सी कोठरी में चला गया। यह कोठरी ही उसकी दुनिया थी। यहां अंधेरा था, लेकिन राजू के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। यहां चारों तरफ अजीबोगरीब चीजें बिखरी पड़ी थीं। एक पुराने ट्रांजिस्टर का सर्किट, टूटी हुई घड़ी की मशीन, कुछ तार और एक पुराना टूटा हुआ ट्रैक्टर वाला खिलौना जो उसे कबाड़ में मिला था। राजू ने दिया जलाया और उस टूटे हुए खिलौने वाले ट्रैक्टर को अपने सामने रखा। वह ट्रैक्टर बुरी तरह टूट चुका था। उसके पहिए निकल गए थे। राजू ने अपनी जेब से वह साइकिल की चेन निकाली जो उसे आज मिली थी। उसने उसे ट्रैक्टर के पहियों पर लपेटा। अब तुम रेत में नहीं फंसोगे। राजू ने उस खिलौने से ऐसे बात की जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। तुम्हारे पास अब लोहे के पैर हैं। तुम उन जगहों पर जा सकोगे जहां इंसान जाने से डरते हैं। राजू ने एक पुराने रिमोट को उठाया। यह रिमोट उसे शहर के कूड़ेदान से मिला था। उसने उसे खोलकर देखा। उसके अंदर के तार टूटे हुए थे।
राजू ने एक छोटी सी कैंची और सोल्डरिंग आयरन जो उसने लोहे की कील को गर्म करके बनाया था उठाया और काम पर लग गया। पसीना उसकी माथे से टपक रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं भटका। वह तारों को जोड़ रहा था, सर्किट को समझ रहा था। उसके दिमाग में कोई किताब नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, बस एक अजीब सी समझ थी जो भगवान ने शायद सिर्फ उसे दी थी। रात गहरी हो गई, बाहर सन्नाटा था, बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती थी। राजू की माँ सावित्री दबे पांव कोठरी में आई। उनके हाथ में बाजरे की एक सूखी रोटी और थोड़ा सा प्याज था। राजू, माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा कब तक जगेगा, कुछ खा ले। राजू ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें चमक थी। माँ देख, यह लगभग तैयार है, बस एक छोटी सी मोटर चाहिए, अगर वो मिल जाए तो यह चलने लगेगा। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और राजू के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तेरे बापू तुझे बहुत डांटते हैं ना, उन्हें बुरा मत समझना। वो डरते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई वैसे ही तेरी भी ना हो जाए। वो चाहते हैं कि तू कोई काम सीख ले, कोई हुनर सीख ले। ये हुनर ही तो है माँ, राजू ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। गांव वाले नहीं समझते, वे सोचते हैं कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ है। लेकिन माँ, जब मशीन खराब होती है तो उसे किताब नहीं ठीक करती, उसे हाथ ठीक करते हैं। और मेरे हाथ मशीनों की भाषा समझते हैं। सावित्री की आंखों में नमी आ गई। वह जानती थी कि उसका बेटा साधारण नहीं है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि दुनिया साधारण लोगों की ही सुनती है। खा ले बेटा, सो जा, कल फिर नया दिन है। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल थी। गांव के बाहर जहां सेना की छावनी थी, वहां से कुछ गाड़ियां गुजरी थीं। गांव के बच्चे गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे। राजू भी अपनी कोठरी से बाहर निकला। उसने देखा कि सरपंच और कुछ गांव वाले बड़े चिंतित होकर बातें कर रहे हैं। राजू धीरे धीरे उनके पास गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सुनने लगा। सरपंच जी कह रहे थे, साहब यह बहुत बड़ा खतरा है। कल रात फिर एक गाय उस पुराने बंजर इलाके में चली गई थी और धमाका हुआ। वह बेचारी मारी गई। अगर कोई बच्चा वहां चला गया तो फौज वाले कहते हैं कि वे सफाई अभियान चलाएंगे, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तब तक हमें अपने जानवरों और बच्चों को बचाना होगा। एक बुजुर्ग ने कहा, वह जमीन श्रापित है। बरसों पहले लड़ाई के वक्त वहां बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। अब धूल और मिट्टी ने उन्हें ढक दिया है। कोई नहीं जानता कि मौत कहां छिपी है। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह उस इलाके को जानता था। उसके पिता ने भी अपना पैर वहीं खोया था। गांव के लोग उस तरफ जाने से डरते थे। उसे मौत का मैदान कहा जाता था। राजू वापस अपनी कोठरी में भागा। उसने उस अधबने खिलौने वाले ट्रैक्टर को देखा। उसने फिर अपनी नजरें उस टूटे हुए रेडियो पर डालीं, जिसके अंदर तांबे की कॉइल थी। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सुना था कि तांबे की कॉइल अगर जमीन के पास ले जाई जाए और नीचे लोहा हो तो रेडियो में आवाज आती है। राजू बड़बड़ाया, अगर मैं इस रेडियो की कॉइल को इस ट्रैक्टर के आगे लगा दूं और जब यह ट्रैक्टर लोहे की सुरंग के ऊपर से गुजरे तो यह इशारा कर दे। विचार इतना अद्भुत था कि राजू के रोंगटे खड़े हो गए। एक छोटा सा खिलौना जो इंसान की जान बचा सकता है, उसे खुद वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह दूर बैठकर रिमोट से उस ट्रैक्टर को चलाएगा। अगर धमाका हुआ भी तो सिर्फ खिलौना टूटेगा, किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन उसके पास एक समस्या थी। उसे एक कैमरा चाहिए था। बिना कैमरे के वह दूर से कैसे देखेगा कि ट्रैक्टर कहां जा रहा है? और कैमरा तो अमीरों के पास होता है। राजू ने अपनी गुल्लक तोड़ी। उसमें सालों से जमा किए हुए कुछ सिक्के थे। कुल मिलाकर 50 रुपये भी नहीं थे। इतने में कैमरा तो क्या, कैमरे का कांच भी नहीं आएगा। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। क्या उसका सपना अधूरा रह जाएगा? तभी उसे याद आया कि गांव में एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान का मालिक विजय भाई अक्सर खराब फोन कचरे में फेंक देता है। शायद कोई ऐसा फोन मिल जाए जिसका कैमरा ठीक हो, भले ही स्क्रीन टूटी हो। राजू नंगे पैर दौड़ता हुआ बाजार की तरफ गया। विजय भाई अपनी दुकान के बाहर बैठे चाय पी रहे थे। राजू को देखते ही वे बोले, अरे राजू, आज क्या चाहिए? कोई जला हुआ तार या टूटी हुई बैटरी? विजय भाई, राजू ने सांस फूलते हुए कहा, मुझे एक खराब मोबाइल चाहिए। ऐसा मोबाइल जिसका कैमरा काम करता हो, बस कैमरा। विजय भाई हंस पड़े। कैमरा? अब तू फोटो खींचेगा या कोई फिल्म बनाएगा? कबाड़ी वाला हीरो?
राजू ने उनकी हंसी को नजरअंदाज किया। उसने अपनी मुट्ठी खोली और वे सिक्के विजय भाई के सामने रख दिए। मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज भाई कोई भी पुराना रद्दी फोन दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। विजय भाई ने सिक्कों को देखा और फिर राजू के मासूम पसीने से लथपथ चेहरे को उनकी हंसी गायब हो गई। उन्होंने दराज से एक पुराना स्क्रीन टूटा हुआ टच स्क्रीन फोन निकाला। यह ले, इसका डिस्प्ले गया है लेकिन इसका कैमरा और मदरबोर्ड शायद जिंदा है। इसे कबाड़ में देने वाला था, ले जा, पैसे रहने दे, वैसे भी यह कचरा है। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने विजय भाई के पैर छुए और फोन लेकर ऐसे भागा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। वापस आकर उसने फोन को खोला। उसका काम बहुत बारीक था। उसे फोन के कैमरे को निकालकर उसे अपने रिमोट वाले सिस्टम से जोड़ना था। यह नामुमकिन जैसा था। इसके लिए बड़े बड़े इंजीनियरों को भी पसीना आ जाता, लेकिन राजू के पास धैर्य था। उसने एक पुराना आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और तारों को जोड़ना शुरू किया। 2 दिन बीत गए। राजू न ठीक से सोया न ठीक से खाया। किशन काका उसे गालियां देते रहे, यह लड़का हाथ से गया, अब तो यह कमरे से निकलता भी नहीं है। मां चुपचाप खाना रख जाती थी। तीसरी रात राजू ने आखिरी तार जोड़ा। उसने बैटरी का कनेक्शन दिया। उसने ट्रैक्टर, जैसे उसने अब छोटा भीम नाम दिया था, के ऊपर फोन का कैमरा फिट कर दिया था। उसने एक दूसरे पुराने फोन की स्क्रीन को रिसीवर बनाया था। उसने स्विच ऑन किया, चर चर की आवाज हुई और फिर उस छोटी सी स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर आई। उसे अपनी कोठरी का फर्श दिखाई दे रहा था। राजू ने रिमोट का बटन दबाया। घर्रर की आवाज के साथ वह छोटा ट्रैक्टर आगे बढ़ा। स्क्रीन पर नजर आ रहा नजारा भी आगे बढ़ा। यह चल रहा है। राजू की आवाज कांप रही थी। यह देख सकता है। अब बारी थी मेटल डिटेक्टर, धातु खोजने वाले यंत्र की। उसने रेडियो की कॉइल को ट्रैक्टर के आगे एक लंबी डंडी पर लगाया। जैसे ही वह ट्रैक्टर को एक लोहे की पेटी के पास ले गया, उसके हाथ में पकड़े रिसीवर से बीप बीप की आवाज आई। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कर दिखाया था। उसने कबाड़ से एक ऐसा यंत्र बना दिया था जो जमीन के नीचे छिपी मौत को देख सकता था। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसे इसे असली मैदान में आजमाना था और वह जानता था कि अगर बापू को पता चला कि वह मौत के मैदान की तरफ जा रहा है तो वे उसे जान से मार देंगे। अगली सुबह राजू ने अपने छोटे भीम को बोरे में छिपाया और चुपके से घर से निकल गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह गांव के पिछवाड़े से होता हुआ उस बंजर इलाके की तरफ बढ़ा जहां कंटीले तारों की बाढ़ लगी थी। वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसकी संबंध दूसरा करे था, पर लाल रंग से खतरे का निशान बना था और हिंदी में लिखा था, सावधान, प्रवेश वर्जित, विस्फोटक क्षेत्र। राजू एक झाड़ी के पीछे छिप गया। उसने अपने यंत्र को बाहर निकाला। धूप बहुत तेज थी। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था। उसने कांपते हाथों से ट्रैक्टर को जमीन पर रखा और खुद एक टीले के पीछे लेट गया। जाओ छोटे भीम, उसने धीरे से कहा, आज तुम्हें साबित करना है कि तुम सिर्फ खिलौने नहीं हो। उसने रिमोट दबाया। छोटा ट्रैक्टर अपने अजीबोगरीब पहियों और तारों के जंजाल के साथ धीरे धीरे उस खतरनाक जमीन की तरफ बढ़ा। राजू की नजरें अपने हाथ में पकड़ी छोटी स्क्रीन पर जमी थीं। सन्नाटा इतना था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। ट्रैक्टर 5 मीटर आगे गया, कुछ नहीं हुआ। 10 मीटर, कुछ नहीं। राजू ने उसे उस जगह की तरफ मोड़ा जहां उसे लगा कि जमीन थोड़ी उबड़ खाबड़ है। अचानक बीप बीप बीप। राजू के हाथ से रिमोट लगभग छूटते छूटते बचा। स्क्रीन पर सिग्नल तेज हो गया था। ट्रैक्टर के ठीक नीचे, जमीन की धूल के नीचे कुछ था। राजू ने ट्रैक्टर को रोका। उसने कैमरे को थोड़ा जूम नजदीक करने की कोशिश की, जो उसने जुगाड़ से बनाया था। उसे रेत में दबी एक गोल धातु की चीज का किनारा दिखाई दिया। यह एक जिंदा बम था, एक लैंडमाइन। राजू की सांस अटक गई। अगर उसका पैर वहां पड़ता तो वह राख बन जाता। उसका आविष्कार काम कर रहा था। वह खुशी से चिल्लाना चाहता था, EAC EMS है। लेकिन तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? तुम वहां क्या कर रहे हो? राजू का खून जम गया। वह पलटा। उसके सामने सेना की वर्दी में 2 जवान खड़े थे। उनके हाथों में राइफलें थीं और चेहरे पर सख्त भाव थे। हाथ ऊपर करो, एक जवान चिल्लाया। तुम प्रतिबंधित क्षेत्र के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम जासूस हो? राजू इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन एक हाथ में अब भी वह रिमोट और स्क्रीन थी। जवान पास आए।
उन्होंने देखा कि एक साधारण सा गंदा लड़का जिसके हाथ में कुछ अजीब सा इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। यह क्या है? जवान ने रिमोट की तरफ इशारा किया। और वो क्या चीज है जो मैदान में खड़ी है? राजू ने हकलाते हुए कहा, साहब, वो मेरा ट्रैक्टर है, छोटा भीम। ट्रैक्टर? जवान ने हैरानी से मैदान की तरफ देखा जहां वह अजीब सी मशीन खड़ी थी। तुम यहां खिलौने से खेल रहे हो? तुम्हें पता है यहां जान जा सकती है? नहीं साहब, राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं खेल नहीं रहा हूं, मैंने बम ढूंढ लिया है। दोनों जवान एक दूसरे को देखने लगे। क्या बकवास कर रहा है? बम ढूंढ लिया? जी साहब। राजू ने कांपते हाथों से स्क्रीन उनकी तरफ बढ़ाई। देखिए वहां उस झाड़ी के पास मशीन बता रही है कि नीचे लोहा है और वो बम जैसा दिखता है। एक जवान ने झुककर स्क्रीन में देखा। धुंधली तस्वीर में उसे धातु का एक गोलाकार हिस्सा नजर आया। उसकी आंखें फैल गईं। वह एक अनुभवी सैनिक था। वह पहचानता था कि जमीन में दबी लैंडमाइन कैसी दिखती है। अरे बाप रे, वह बुदबुदाया। इस लड़के ने सच में कुछ ढूंढ लिया है। उसने अपने साथी से कहा, मेजर साहब को बुलाओ, तुरंत कहो कि हमें कुछ मिला है और एक स्थानीय लड़का भी मिला है जिसके पास कोई अजीब सा यंत्र है। कुछ ही देर में एक जीप धूल उड़ाती हुई वहां आ पहुंची। उसमें से एक रौबदार मेजर उतरे। उनकी मूंछें घनी थीं और चाल में एक अलग ही अकड़ थी। मेजर विक्रम सिंह। क्या बात है? मेजर ने पूछा। जवान ने सैल्यूट किया और सारी बात बताई। मेजर ने राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी तीव्रता। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? मेजर ने पूछा। राजू साहब, उसने धीरे से जवाब दिया। राजू, तुम्हें पता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें जेल हो सकती है? मेजर ने सख्ती से कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, राजू ने कहा। आप खुद देख लीजिए, मेरा छोटा भीम कभी झूठ नहीं बोलता। मेजर ने दूरबीन से उस खिलौने वाले ट्रैक्टर को देखा। फिर उन्होंने राजू के हाथ से रिमोट लिया। इसे कैसे चलाते हैं? बस आगे वाला बटन दबाइए साहब, राजू ने निर्देश दिया। मेजर ने बटन दबाया। ट्रैक्टर थोड़ा आगे बढ़ा और फिर से जोर से बीप बीप करने लगा। मेजर ने इशारा किया और बम निरोधक दस्ता बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आगे बढ़ा। उन्होंने बहुत सावधानी से उस जगह की जांच की। कुछ मिनटों बाद एक सैनिक ने थम्स अप अंगूठा दिखाया का इशारा किया। सर, कंफर्म, यहां एक पुरानी एंटी टैंक माइन है। यह अभी भी सक्रिय है। मेजर विक्रम सन्न रह गए। जिस काम को करने में उनकी करोड़ों की मशीनें और दर्जनों जवान लगते, वह काम इस गांव के लड़के ने कूड़े से बने खिलौने से कर दिखाया था। वे मुड़े और राजू के सामने घुटनों के बल बैठ गए। तुमने यह कैसे बनाया? मेजर ने पूछा। उनकी आवाज में अब सख्ती नहीं बल्कि अचरज और आदर था। राजू ने अपनी जेब से वह साइकिल की चेन और टूटा हुआ फोन दिखाया। बस, जो मिल गया उसे जोड़ दिया साहब। मेरे बापू का पैर यहीं इसी जमीन ने ले लिया था। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के बापू का पैर जाए। मेजर की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, लोग तुम्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नजर में तुम आज के सबसे बड़े हीरो हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी तो बस शुरुआत थी। गांव में खबर आग की तरह फैली कि राजू को फौज ने पकड़ लिया है। किशन काका को जब पता चला तो वे अपनी लाठी लेकर लंगड़ाते हुए छावनी की तरफ भागे। उन्हें लगा कि राजू ने कोई अपराध कर दिया है। जब किशन काका वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा मेजर साहब की जीप में बैठा है। उन्हें लगा कि पुलिस उसे ले जा रही है। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो, किशन काका चिल्लाए। भीड़ को चीरते हुए आगे आए। वो नादान है, पागल है थोड़ा। उसने कुछ किया है तो मुझे सजा दे दो, उसे छोड़ दो। मेजर विक्रम जीप से उतरे। उन्होंने किशन काका को देखा जो जमीन पर गिर पड़े थे और हाथ जोड़ रहे थे। काका, उठिए। मेजर ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। नहीं साहब, मेरे बेटे को मत मारना। किशन काका रो रहे थे। मारना? मेजर हंसे, लेकिन उनकी हंसी में गर्व था। काका, हम इसे मारने नहीं, इसे सम्मान देने ले जा रहे हैं। आपके बेटे ने आज कई जवानों की जान बचाई है। यह पागल नहीं है काका, यह जीनियस है, भारत का भविष्य है। किशन काका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने राजू की तरफ देखा। राजू जीप में बैठा उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल था जो हमेशा रहता था। बापू, अब तो आप खुश हो? किशन काका की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये लाचारी के नहीं, पश्चाताप और गर्व के आंसू थे। मेजर विक्रम की जीप
धूल के गुबार उड़ाती हुई सैन्य छावनी के बड़े लोहे के गेट से अंदर दाखिल हुई। पहरे पर खड़े संतरियों ने कड़क कर सलामी दी। राजू ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी। चारों तरफ हरे रंग के बड़े बड़े ट्रक, टैंक और वर्दी में दौड़ते हुए सैकड़ों जवान। हवा में डीजल और बारूद की मिली-जुली गंध थी, जो राजू के लिए किसी नई दुनिया की खुशबू जैसी थी। वह अपनी सीट पर सिकुड़ कर बैठा था, गोद में अपने छोटे भीम उसका बनाया यंत्र को कसकर पकड़े हुए। उसे लग रहा था कि अगर उसने इसे छोड़ा तो यह सब सपना टूट जाएगा और वह वापस अपनी झोपड़ी में होगा। जीप एक लंबी इमारत के सामने रुकी। मेजर विक्रम उतरे और राजू को इशारा किया। आओ राजू, तुम्हारा नया घर देखो। राजू झिझकते हुए उतरा। उसके नंगे पैर पक्के फर्श पर अजीब लग रहे थे। उसके फटे पुराने कपड़े और उलझे बाल यहाँ की साफ सुथरी और अनुशासित दुनिया में एकदम बेमेल थे। कुछ गुजरते हुए जवान उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में सवाल थे, यह भिखारी जैसा लड़का यहाँ क्या कर रहा है? मेजर उसे लेकर एक बड़े हॉल में गए। यह तकनीकी विभाग, टेक्निकल विंग था। यहाँ का माहौल बाहर से अलग था। यहाँ बड़ी बड़ी मेजों पर नक्शे फैले थे, कंप्यूटर की स्क्रीन चमक रही थीं और कुछ लोग सफेद कोट पहने मशीनों पर झुककर काम कर रहे थे। कमरे के बीच में एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, जिसका चश्मा उसकी नाक की नोक पर टिका था। कैप्टन सुरेश, वे IIT ईस्ट से पास आउट थे और सेना के इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख थे। वे नियमों के पक्के थे और उन्हें जुगाड़ से सख्त नफरत थी। मेजर विक्रम ने गला साफ किया। कैप्टन सुरेश, मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूं। कैप्टन सुरेश ने पलकें झपकाए बिना राजू को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नजरें राजू के गंदे पैरों पर जाकर रुक गईं। उन्होंने नाक सिकोड़ी। मेजर, क्या अब हम नागरिकों को, और वो भी बच्चों को, प्रतिबंधित क्षेत्र में लाने लगे हैं? यह कोई साधारण बच्चा नहीं है सुरेश। मेजर विक्रम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। इसने आज वो किया जो आपकी मेटल डिटेक्टर मशीनें नहीं कर पाईं। इसने एक जिंदा एंटी टैंक माइन ढूंढी है। सुरेश की भौहें तन गईं। उन्होंने राजू के हाथ में पकड़े उस अजीब से यंत्र की तरफ इशारा किया। उस कचरे के ढेर से। राजू ने डरते हुए अपना छोटा भीम मेज पर रख दिया। सुरेश ने उसे एक पेंसिल की नोक से ऐसे उठाया जैसे वह कोई गंदी चीज हो। उन्होंने साइकिल की चेन, टेप से चिपका हुआ कैमरा और बाहर लटकते तारों को देखा। यह मजाक है क्या मेजर? सुरेश ने यंत्र को वापस मेज पर पटक दिया। यह कोई विज्ञान नहीं है, यह तुक्का है, संयोग है। आप इस कबाड़ को सेना के उपकरणों से तोल रहे हैं। इसमें न कोई सर्किट सुरक्षा है, न कोई फ्रीक्वेंसी कोडिंग। अगर दुश्मन ने जैमर चला दिया तो यह खिलौना वहीं फुस हो जाएगा। राजू का दिल बैठ गया। उसे लगा था कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन यहां तो उसकी मेहनत को कचरा कहा जा रहा था। उसने धीरे से कहा, साहब, यह काम करता है, मैंने खुद देखा है। सुरेश ने राजू की तरफ देखा। उनकी आंखों में कठोरता थी। सुनो लड़के, सेना में काम चलाने से काम नहीं चलता। यहां हर चीज का एक मानक होता है। अगर तुम्हारी यह मशीन मैदान ए जंग में फेल हो गई तो जानते हो क्या होगा? एक जवान की जान जाएगी। क्या तुम उस जिम्मेदारी को ले सकते हो? राजू चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह तो बस मदद करना चाहता था। मेजर विक्रम ने हस्तक्षेप किया। सुरेश, अभी के लिए इसे मौका दो, हम इसे परखेंगे। अगर इसमें दम हुआ तो हम इसे बेहतर बनाएंगे। राजू आज से यहीं रहेगा। उसे बैरक नंबर 4 में जगह दे दो। सुरेश ने अनमन्य ढंग से सिर हिलाया, लेकिन जाते जाते उन्होंने राजू से कहा, यह प्रयोगशाला है, कबाड़ी की दुकान नहीं। यहां वही रहना जो काम का हो, बाकी सब बाहर जाएगा। राजू को एक छोटे से कमरे में जगह मिली। वहां लोहे का एक पलंग और एक छोटी अलमारी थी। यह उसकी झोपड़ी से बहुत बेहतर था, लेकिन उसे यहां घुटन हो रही थी। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। मां ने क्या बनाया होगा? क्या बापू ने खाना खाया होगा? रात को मेस भोजनालय में उसे खाना मिला, दाल, रोटी और सब्जी। खाना बहुत अच्छा था, लेकिन राजू के गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह एक कोने में बैठा चुपचाप खा रहा था। दूसरे जवान हंसी मजाक कर रहे थे, अपने परिवारों की बातें कर रहे थे। राजू को लगा कि वह भीड़ में भी अकेला है। खाने के बाद वह बाहर खुले मैदान में जाकर बैठ गया। आसमान में वही चांद था जो उसके गांव में दिखता था, लेकिन यहां वह पराया लग रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी फोटो निकाली। यह उसके परिवार की पुरानी फोटो थी। बापू, उसने फोटो में अपने पिता के चेहरे को छूते हुए कहा, मैं साबित करूंगा। वो बड़े साहब कहते हैं कि मेरा काम तुक्का है।
मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरा जुगाड़ उनकी किताबों से कम नहीं है। अगले कुछ दिन राजू के लिए बहुत कठिन थे। उसे रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता था। उसे वर्दी तो नहीं मिली थी, लेकिन उसे साफ सुथरे कपड़े दिए गए थे। उसका काम था वर्कशॉप में सफाई करना और छोटे मोटे काम करना। सुरेश और उनकी टीम उसे किसी भी मशीन को छूने नहीं देते थे। राजू, दूर रहो, एक इंजीनियर चिल्लाया जब राजू एक रडार के पास गया। तुम्हें करंट लग जाएगा या तुम इसे तोड़ दोगे। जाओ, उधर जाकर पेचकस जमाओ। राजू चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसकी आंखें सब देख रही थीं। वह देख रहा था कि वे इंजन कैसे खोलते हैं, सर्किट कैसे जोड़ते हैं। वह सीख रहा था बिना किसी किताब के, सिर्फ देखकर। एक हफ्ते बाद छावनी में हड़कंप मच गया। जनरल साहब का दौरा होने वाला था और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि छावनी का मुख्य पावर जनरेटर, बड़ा जनरेटर जो पूरे बेस को बिजली देता था, अचानक खराब हो गया था। यह एक विदेशी कंपनी का जनरेटर था, बहुत पुराना और जटिल। इंजीनियरों की टीम उसके चारों तरफ जमा थी। पसीने छूट रहे थे। कैप्टन सुरेश चिल्ला रहे थे, क्या मतलब पार्ट नहीं है? जनरल साहब 2 घंटे में आ रहे हैं। अगर एसी और लाइट्स नहीं चली तो हमारी नौकरी खा जाएंगे वो। एक इंजीनियर ने घबराते हुए कहा, सर, इसका फ्यूल इंजेक्शन मॉड्यूल जल गया है। यह जर्मन मशीन है। नया पार्ट आने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। दिल्ली से मंगवाना पड़ेगा। 2 हफ्ते? सुरेश ने अपना सिर पकड़ लिया। हमारे पास 2 घंटे भी नहीं है। कोई बाईपास तरीका निकालो। कोशिश की सर, लेकिन इसका सर्किट बहुत डिजिटल है। बाईपास किया तो पूरा जनरेटर ब्लास्ट हो सकता है। पूरा माहौल तनावपूर्ण था। मेजर विक्रम भी वहां मौजूद थे, चिंतित दिख रहे थे। राजू, जो कोने में झाड़ू लगा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने उस विशाल मशीन को देखा। वह मशीन गुर्रा नहीं रही थी, बस एक अजीब सी टिक टिक आवाज कर रही थी। राजू भीड़ को चीरते हुए थोड़ा और पास गया। ए लड़के, पीछे हटो, सुरेश ने गुस्से में कहा। यहां तादाद बढ़ाने मत आओ। राजू रुका नहीं। उसने जनरेटर के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। साहब, वो तेल नहीं पी रहा है। सुरेश ने उसे घूरा। क्या बकवास है? हमें पता है कि फ्यूल मॉड्यूल खराब है। ज्ञान मत बांटो, जाओ यहां से। नहीं साहब, राजू ने अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाने की कोशिश की। मॉड्यूल खराब नहीं है। वो सांस नहीं ले पा रहा। वैक्यूम हवा का दबाव नहीं बन रहा। सुरेश को इतना गुस्सा आया कि वे राजू को धक्का देने वाले थे, लेकिन मेजर विक्रम ने उन्हें रोक दिया। रुको सुरेश, सुनने में क्या हर्ज है? वैसे भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ राजू, तुम क्या कह रहे हो? राजू ने अपनी जेब से एक पुरानी प्लास्टिक की सिरिंज इंजेक्शन निकाली जो उसे कचरे में मिली थी, और एक पतला रबर का पाइप। साहब, इस मशीन को लगता है कि तेल खत्म हो गया है क्योंकि सेंसर गंदा है। अगर हम इसे थोड़ा धोखा दे दें। धोखा? इंजीनियर हैरान थे। राजू मशीन के नीचे घुस गया। लोग चिल्लाते रहे, पागल है क्या, मर जाएगा। लेकिन राजू ने नहीं सुना। उसके हाथ काले तेल में सन गए। उसने फ्यूल पाइप को खोला। उसमें वह सिरिंज फंसाई और रबर के पाइप से हवा का दबाव बनाया। उसने सेंसर के तार को निकालकर एक छोटी सी माचिस की तीली से अटका दिया। कोई स्टार्ट करो, राजू ने मशीन के नीचे से चिल्लाकर कहा। सुरेश ने हताशा में ऑपरेटर को इशारा किया। कर दो स्टार्ट। वैसे भी बर्बाद तो हैं ही। ऑपरेटर ने बटन दबाया। मशीन ने एक भारी आवाज की, खड़ खड़ खड़। सबकी सांसें रुक गईं। और फिर ध्रुममम। जनरेटर जोरदार आवाज के साथ चालू हो गया। धुआं निकला और पूरे वर्कशॉप की लाइटें जल उठीं। पंखे चलने लगे। एसी की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। राजू, जिसका चेहरा पूरा काला हो चुका था, मशीन के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकला। उसने अपने दांत दिखाए। एक प्यारी मासूम मुस्कान। चल गया साहब, बस उसे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। केंतीन कुरूर की ताम करने की एक मशीन की देखा था। वहां सन्नाटा छा गया। वे इंजीनियर जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली थीं, वे उस अनपढ़ लड़के को खुले मुंह देख रहे थे। मेजर विक्रम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने झुककर राजू को उठाया और गले लगा लिया, उसके गंदे कपड़ों की परवाह किए बिना। शाबाश शेर, तूने तो कमाल कर दिया। कैप्टन सुरेश चुपचाप खड़े थे। उन्हें अपनी हार माननी पड़ी, लेकिन उनके अंदर का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ किस्मत थी और यह जुगाड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मशीन को असली पार्ट की जरूरत है। लेकिन राजू ने सुन लिया था। उसने मेजर विक्रम की तरफ देखा और कहा, साहब, जब तक असली पार्ट आएगा तब तक मेरा जुगाड़ इसे मरने नहीं देगा।
हम गरीब लोग हैं साहब, हम चीजों को फेंकते नहीं, हम उन्हें जिंदा रखते हैं। उस रात राजू बैरक में अकेला नहीं था। कई जवान उसके पास आए। वे उसके लिए कैंटीन से मिठाई लाए थे। अरे छोटू उस्ताद, मान गए तुझे। एक हवलदार ने उसकी पीठ थपथपाई। उन बड़े अफसरों के पसीने छूट रहे थे और तूने माचिस की तीली से काम कर दिया। राजू मुस्कुराया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे वर्कशॉप के कचरे में आज एक और चीज दिखी थी, एक टूटा हुआ ड्रोन। सुरेश ने कहा था कि वह कचरा है, लेकिन राजू के दिमाग में फिर से एक नक्शा बन रहा था। अगर मैं उस उड़ने वाली मशीन में अपनी माइन खोजने वाली मशीन लगा दूं, राजू ने मन ही मन सोचा, तो किसी को जमीन पर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ऊपर से ही मौत को देख लेंगे। लेकिन वह जानता था कि सुरेश उसे उस ड्रोन को छूने भी नहीं देंगे। उसे यह काम रात के अंधेरे में चोरी छिपे करना होगा। आधी रात को जब पूरा कैंप सो रहा था, राजू अपनी कोठरी से निकला। उसने जूतों की जगह मोजे पहन रखे थे ताकि आवाज न हो। वह परछाई की तरह वर्कशॉप की तरफ बढ़ा। चौकीदार दूसरी तरफ गश्त लगा रहा था। राजू खिड़की से अंदर कूदा। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मशीनों की लाल हरी बत्तियां जल रही थीं। वह कबाड़ वाले कोने में गया। वहां वह ड्रोन पड़ा था। उसका एक पंख टूटा हुआ था और कैमरा गायब था। राजू ने अपनी जेब से अपना औजार, वही पुरानी कैंची और पेचकस निकाला। आज रात हम तुम्हें नए पंख देंगे, उसने ड्रोन से फुसफुसाते हुए कहा। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि अचानक बत्तियां जल गईं। वहां कौन है? एक कड़क आवाज गूंजी। राजू का दिल हलक में आ गया। वह मुड़ा। दरवाजे पर कैप्टन सुरेश खड़े थे और उनके हाथ में डंडा नहीं, बल्कि एक फाइल थी। सुरेश की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैं बस, राजू हकलाने लगा। सुरेश धीरे धीरे पास आए। उन्होंने राजू के हाथ में मौजूद सर्किट और ड्रोन को देखा। राजू को लगा कि अब उसे मार पड़ेगी या शायद उसे गांव वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सुरेश ने कुछ ऐसा कहा जिसकी राजू ने उम्मीद नहीं की थी। उस ड्रोन का गायरोस्कोप संतुलन बनाने वाला यंत्र खराब है, सुरेश ने शांत आवाज में कहा। तुम उसे कैंची से ठीक नहीं कर सकते? राजू ने सिर झुका लिया। मुझे लगा अगर मैं इसमें मोबाइल का वाइब्रेटर मोटर लगा दूं तो शायद यह बैलेंस हो जाए। सुरेश रुके। उन्होंने एक पल सोचा। मोबाइल का वाइब्रेटर? यह सिद्धांत रूप में मूर्खतापूर्ण था, लेकिन भौतिक विज्ञान के हिसाब से यह एक प्रतिबल काउंटर फोर्स पैदा कर सकता था। सुरेश ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने अपनी फाइल मेज पर रखी और अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। वे राजू के बगल में जमीन पर बैठ गए। लाओ, सुरेश ने हाथ बढ़ाया। दिखाओ कैसे करोगे। और अगर तुमने मेरी लैब में आग लगाई तो मैं तुम्हें खुद रॉकेट से बांधकर उड़ा दूंगा, समझ गए? राजू की आंखें फैल गईं। क्या यह सच था? वह खड़ूस कैप्टन उसके साथ जमीन पर बैठा था। जी साहब, राजू ने जल्दी से कहा। उस रात एक अजीब सी जोड़ी बनी। एक आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर और एक गांव का अनपढ़ कबाड़ी वाला लड़का। दोनों मिलकर एक टूटे हुए ड्रोन और मोबाइल के कचरे से कुछ नया बनाने में जुट गए। सुरेश ने राजू को सिखाया कि सोल्डरिंग सही कैसे करते हैं, और राजू ने सुरेश को दिखाया कि जब तार छोटा पड़ जाए तो उसे कैसे खींचा जाता है बिना तोड़े। दीवारों पर लगी घड़ियां टिक टिक कर रही थीं, लेकिन उन दोनों को समय का होश नहीं था। सुबह होने वाली थी। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। मेज पर एक अजीब सा दिखने वाला ड्रोन रखा था। उसके पंख अलग अलग रंग के थे और उसके पेट में राजू का मेटल डिटेक्टर बंधा था। तैयार है? सुरेश ने पूछा। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक चमक भी थी। तैयार है साहब, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी सायरन बज उठा। यह सामान्य सायरन नहीं था, यह खतरे का सायरन था। वूं 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 वूं। मेजर विक्रम दौड़ते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। सुरेश, राजू, तुरंत कंट्रोल रूम में आओ, मेजर चिल्लाए। बॉर्डर के पास एक स्कूल बस गायब हो गई है। इंटेलिजेंस की खबर है कि आतंकवादियों ने उस इलाके में माइन फील्ड बारूदी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। हमारी कोई गाड़ी वहां नहीं जा पा रही है। राजू और सुरेश ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने एक साथ उस अजीब से ड्रोन की तरफ देखा। साहब, राजू ने गंभीरता से कहा, छोटा भीम को उड़ने का वक्त आ गया है। कंट्रोल रूम में हाहाकार मचा हुआ था। वायरलेस सेटों पर लगातार आवाजें आ रही थीं, लेकिन कोई भी खबर अच्छी नहीं थी। दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन पर नक्शा खुला था, जिस पर एक लाल बिंदु लगातार ब्लिंक कर रहा था। वह संभावित इलाका जहां स्कूल बस गायब हुई थी।
मेजर विक्रम का चेहरा तनाव से पत्थर जैसा हो गया था। उनके सामने जिले के डीएम जिलाधिकारी खड़े थे जो पसीने से तरबतर थे। मेजर, डीएम ने घबराहट में कहा, 20 बच्चे हैं उस बस में, 20। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा देश हमें माफ नहीं करेगा। माता पिता गेट के बाहर रो रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मेजर ने नक्शे की ओर इशारा किया। डीएम साहब, मैं समझता हूं, लेकिन वह इलाका काला पत्थर है। वहां 1971 की जंग के दौरान हजारों माइंस बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। रात का वक्त है और कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। अगर हम अपनी गाड़ियां भेजते हैं तो अंधेरे में माइंस पर चढ़ने का खतरा 100% है। हम बचाव दल को ही मौत के मुंह में नहीं झोंक सकते। तभी दरवाजा खुला और कैप्टन सुरेश अंदर आए। उनके पीछे राजू था, जिसके हाथ में वह अजीब सा दिखने वाला ड्रोन था। ड्रोन अब पहले जैसा टूटा फूटा नहीं लग रहा था। उसके तारों को टेप से अच्छे से बांधा गया था और नीचे राजू का बनाया सेंसर एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी में सुरक्षित था। मेजर, सुरेश ने गंभीर आवाज में कहा, हम तैयार हैं। मेजर ने उस ड्रोन को देखा। सुरेश, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? यह खिलौना तूफान और कोहरे को झेल पाएगा? सुरेश ने राजू की तरफ देखा। राजू की आंखों में डर था, लेकिन उसने मजबूती से सिर हिलाया। सर, सुरेश ने कहा, यह खिलौना नहीं है, यह हमारा सबसे अच्छा दांव है। इसका सेंसर जमीन के नीचे की धातु को 50 फीट ऊपर से भी महसूस कर सकता है। अगर हम बस तक पहुंच गए तो हम माइंस का सुरक्षित रास्ता ढूंढकर बचाव दल को गाइड कर सकते हैं। मेजर ने घड़ी देखी। ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। उसके बाद मैं अपनी रिस्क पर पैदल टुकड़ी भेजूंगा। जाओ। कुछ ही मिनटों बाद वे लोग सीमा के पास एक ऊंचे टीले पर थे। हवा बहुत तेज थी। कोहरा इतना घना था कि टार्च की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। ठंड हड्डियों को जमा देने वाली थी। राजू ने जमीन पर अपना सेटअप जमाया। उसके पास वही पुराना टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन था जिसे अब एक बड़ी बैटरी से जोड़ दिया गया था। सुरेश ने ड्रोन के पंखों की जांच की। राजू, सुरेश ने घुटनों के बल बैठकर कहा, सुनो, हवा तेज है। अगर ड्रोन का संतुलन बिगड़ा तो उसे जबरदस्ती सीधा मत करना, उसे हवा के साथ बहने देना, समझ गए? अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो मोटर जल जाएगी। राजू ने कांपते हाथों से रिमोट, जो अब एक गेम पैड जैसा दिखता था, उठाया। जी साहब, मैं ध्यान रखूंगा। सुरेश ने ड्रोन का पावर बटन दबाया। एक हल्की नीली बत्ती जली और रोटर पंखे घूमने लगे। वूं 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 की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजी। उड़ाओ, सुरेश ने आदेश दिया। राजू ने अंगूठे से लीवर दबाया। ड्रोन तेजी से ऊपर उठा और देखते ही देखते कोहरे की सफेद चादर में गायब हो गया। अब उनकी एकमात्र आंख वह छोटी सी स्क्रीन थी। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद धुंध और काली परछाइयां दिख रही थीं। सिग्नल कभी कभी खराब हो जाता, स्क्रीन पर झिलमिलाहट ग्लिच आ जाती। ऊंचाई 40 फीट। सुरेश ने अपने टैबलेट पर डेटा पढ़ते हुए कहा, हम काला पत्थर इलाके के ऊपर हैं। राजू, सेंसर ऑन करो। राजू ने एक दूसरा बटन दबाया। स्क्रीन पर रंग बदल गए। अब उन्हें थर्मल गर्मी और मेटल धातु के संकेत दिखने लगे। जमीन पर बिछी हुई माइंस छोटी छोटी लाल बिंदुओं की तरह चमक रही थीं। यह डरावना था। पूरा मैदान लाल बिंदुओं से भरा पड़ा था। अगर बस वहां से गुजरी होगी तो उसका बचना चमत्कार ही होगा। इतनी सारी माइंस। मेजर विक्रम ने पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। स्क्रीन पूरी तरह हिल गई। संभालो, सुरेश चिल्लाया। गायरोस्कोप हिल रहा है। राजू के माथे पर पसीना बह रहा था। बावजूद इसके कि ठंड बहुत थी, वह रिमोट के साथ कुश्ती कर रहा था। ड्रोन हवा में हिचकोले खा रहा था। राजू ने अपनी आंखें बंद की और उस कंपन को महसूस करने की कोशिश की, जैसा उसने अपने खिलौना ट्रैक्टर के साथ किया था। शांत हो जा, शांत हो जा मेरे दोस्त, राजू बुदबुदाया। उसने झटके से लीवर को विपरीत दिशा में मोड़ा। ड्रोन एक पल के लिए पलटा और फिर सीधा हो गया। राजू का वाइब्रेटर मोटर वाला जुगाड़ काम कर गया था। उसने ड्रोन को हवा के विपरीत धक्का देकर स्थिर कर दिया था। सुरेश ने राहत की सांस ली। शाबाश, अब आगे बढ़ो। वे लोग 5 मिनट तक खोजते रहे। बैटरी का संकेतक लाल होने लगा था। बैटरी कम है राजू, सुरेश ने चेतावनी दी। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, फिर हमें वापस आना होगा। बस थोड़ी दूर और साहब। राजू की नजरें स्क्रीन पर गड़ी थीं। मुझे कुछ बड़ा दिख रहा है। स्क्रीन के कोने में एक बड़ा सा ढांचा नजर आया। वह लाल और गर्म दिख रहा था।
वहां, राजू चिल्लाया। वो देखिए, बस। मेजर विक्रम स्क्रीन के पास झुक गए। धुंधली तस्वीर में साफ दिख रहा था, एक पीले रंग की स्कूल बस एक गड्ढे में तिरछी फंसी हुई थी। जूम करो, मेजर ने कहा। राजू ने ड्रोन को नीचे उतारा। जैसे जैसे कैमरा पास गया, दृश्य साफ होता गया। बस का अगला पहिया एक गड्ढे में था और उस पहिए से सिर्फ 2 इंच दूर एक बड़ी एंटी टैंक माइन दबी हुई थी। अगर ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया या बस को हिलाने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वे लोग मौत के ऊपर बैठे हैं, सुरेश ने धीरे से कहा। राजू ने कैमरे को बस की खिड़कियों की तरफ मोड़ा। अंदर छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे, कुछ रो रहे थे। ड्राइवर सीट पर बेहोश पड़ा था। हमें मिल गए, मेजर ने वायरलेस उठाया। अल्फा टीम, टारगेट मिल गया है, लोकेशन नोट करो। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, लो बैटरी, और उसके साथ ही वीडियो सिग्नल चला गया। नहीं नहीं, राजू चिल्लाया। उसने रिमोट के बटन दबाए, लेकिन स्क्रीन काली हो गई थी। क्या हुआ? मेजर ने पूछा। बैटरी खत्म हो गई सर, सुरेश ने हताशा में सिर हिलाया। ड्रोन शायद वहीं गिर गया है। खामोशी छा गई। उन्हें बस मिल गई थी, लेकिन अब वे अंधे हो चुके थे। लोकेशन हमारे पास है, मेजर ने कहा, लेकिन रास्ता, हम वहां तक जाएंगे कैसे? बीच में सैकड़ों माइंस हैं। अगर हम गलत रास्ते से गए तो हम भी मारे जाएंगे और बच्चे भी। सब लोग चुप थे। समस्या बहुत बड़ी थी। ड्रोन ने जगह बता दी थी, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए वह अब वहां नहीं था। राजू खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक और रिमोट निकाला। यह वह पुराना रिमोट था जिसे उसने अपने छोटे भीम जमीन पर चलने वाले रोवर के लिए बनाया था। साहब, राजू ने धीरे से कहा, ड्रोन ने ऊपर से देख लिया। अब जमीन से रास्ता बनाने का काम छोटा भीम करेगा। सुरेश ने राजू को देखा। लेकिन राजू, छोटा भीम की रेंज दूरी बहुत कम है। तुम्हें बस के पास जाना होगा उसे चलाने के लिए। और वहां मौत का मैदान है। राजू ने मेजर और सुरेश की आंखों में देखा। एक पल के लिए वह डरा हुआ बच्चा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार सैनिक लग रहा था। बच्चे डरे हुए हैं साहब, राजू ने कहा। मैं छोटा हूं, हल्का हूं। मेरा वजन माइंस को ट्रिगर सक्रिय नहीं करेगा। मैं आगे आगे जाऊंगा और छोटा भीम मेरे आगे चलेगा। वह रास्ता साफ करेगा और आप लोग मेरे पीछे पीछे आना। मेजर विक्रम ने इस प्रस्ताव को सुना। यह पागलपन था। एक नागरिक को, एक बच्चे को सबसे आगे भेजना, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। भारी भरकम फौजी जूते और गाड़ियां माइंस को तुरंत उड़ा देंगी। राजू का हल्का वजन और उसका सटीक सेंसर ही एकमात्र रास्ता था। ठीक है, मेजर ने भारी मन से फैसला लिया। सुरेश, तुम और तुम्हारी टीम राजू के ठीक 10 कदम पीछे चलोगे। राजू, अगर तुम्हें जरा भी शक हो तो रुक जाना। हीरो बनने की कोशिश मत करना। काफिला आगे बढ़ा। सबसे आगे राजू था। उसके हाथ में रिमोट था और जमीन पर उसका वफादार छोटा भीम, वह अजीब सा दिखने वाला ट्रैक्टर, धीरे धीरे रेंग रहा था। उसके पीछे मेजर, सुरेश और बचाव दल के जवान थे। सबने अपनी सांसें रोक रखी थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि कोहरे के गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। घर्रर घर्रर। छोटा भीम आगे बढ़ रहा था। अचानक छोटा भीम रुका और जोर से बीप बीप करने लगा। राजू ने अपना हाथ ऊपर उठाया। पीछे पूरा दस्ता रुक गया। राजू ने इशारा किया, बाएं तरफ खतरा है। उसने ट्रैक्टर को दाईं ओर मोड़ा। यह सिलसिला 1 घंटे तक चला। हर कदम पर मौत का साया था। राजू का पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसने पलक नहीं झपकाई। ठंड के बावजूद उसका शर्ट पसीने से भीग चुका था। तभी उन्हें सामने धुंध में बस की आकृति दिखाई दी। वे पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी कुछ मीटर सबसे खतरनाक थे। बस के चारों तरफ माइंस का जाल था। राजू ने देखा कि बस का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला है और एक बच्चा बाहर कूदने की कोशिश कर रहा है। नहीं, राजू चिल्लाया, रुक जाओ, नीचे मत उतरो। उसकी आवाज सुनकर बच्चा सहम गया और रुक गया। अगर वह कूदता तो सीधा एक माइन पर गिरता। राजू ने छोटे भीम को बस के दरवाजे की तरफ बढ़ाया। उसे एक सुरक्षित गलियारा बनाना था ताकि बच्चे उतर सकें। तभी एक गड़बड़ हो गई। छोटे भीम का एक पहिया एक नुकीले पत्थर में फंस गया। राजू ने रिमोट दबाया, लेकिन मशीन आगे नहीं बढ़ी। पहिया वहीं घूमता रहा और उसके ठीक आगे एक बहुत बड़ी माइन दबी हुई थी। फंस गया, राजू बुदबुदाया। अगर उसने जोर लगाया तो झटका लग सकता है और माइन फट सकती है। अगर वह नहीं चला तो बच्चे बस में ही फंसे रहेंगे। सुरेश पीछे से फुसफुसाया, राजू क्या हुआ? साहब,
भीम फंस गया है, राजू ने रुआंसे स्वर में कहा। मुझे उसे हाथ से निकालना होगा। नहीं, सुरेश चिल्लाया, लेकिन धीमी आवाज में। पागल मत बनो, वापस आओ, हम कोई और तरीका ढूंढेंगे। वक्त नहीं है साहब। राजू ने बस की तरफ देखा। बस धीरे धीरे गड्ढे में सरक रही थी, मिट्टी ढंस रही थी। अगर बस पलटी तो वह माइन से टकरा जाएगी। राजू ने रिमोट अपनी जेब में रखा और जमीन पर लेट गया। वह कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा। राजू, वापस आओ। मेजर का आदेश भी बेअसर था। राजू रेंगते हुए उस फंसी हुई मशीन और उस मौत के गोले माइन के पास पहुंचा। उसका चेहरा माइन से सिर्फ कुछ इंच दूर था। उसे बारूद की गंध आ रही थी। उसने कांपते हाथों से छोटे भीम को पकड़ा। उसे बहुत धीरे से, बहुत प्यार से पत्थर से छुड़ाना था। मेरे दोस्त, राजू ने अपनी मशीन से बात की, धोखा मत देना, आज नहीं। उसने मशीन को उठाया। उसके हाथ के नीचे की मिट्टी सरकी। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। राजू जम गया। यह क्लिक माइन के ट्रिगर की आवाज थी। उसने अपना वजन एक पत्थर पर डाल दिया था जो माइन के ऊपर था। अगर वह हिला तो धमाका होगा। पीछे खड़े सुरेश को समझ आ गया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हिलना मत राजू, सुरेश ने बहुत ही शांत लेकिन कांपती आवाज में कहा। बिल्कुल मत हिलना। राजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी मौत के ऊपर लेटा था। उसे अपने बापू की याद आई, बापू का गुस्सा, उनका डर। बापू, शायद आप सही थे, मुझे हीरो नहीं बनना चाहिए था। लेकिन फिर उसने बस की खिड़की से झांकते उस छोटे बच्चे को देखा। वह बच्चा भी रो रहा था। राजू ने एक गहरी सांस ली। साहब, उसने बिना पीछे मुड़े कहा, रास्ता साफ है, बस के दरवाजे तक कोई खतरा नहीं है, आप बच्चों को निकाल लीजिए। और तुम? मेजर ने पूछा। मैं बटन पर हूं साहब। राजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, भले ही उसके होंठ कांप रहे थे। अगर मैं हटा तो सब खत्म। आप बच्चों को निकालिए, जल्दी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कठोर से कठोर फौजी का दिल भी पसीज गया। एक 15 साल का लड़का एक जिंदा बम के ऊपर लेटकर एक मानव ढाल, ह्यूमन शील्ड बन गया था ताकि दूसरे बच सकें। मेजर विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर फैसला लिया। रेस्क्यू टीम, आगे बढ़ो, एक एक करके बच्चों को निकालो, जल्दी। जवान सावधानी से राजू के बगल से गुजरे। हर जवान जब राजू के पास से गुजरता तो उसे एक नजर देखता, एक ऐसी नजर जिसमें दया नहीं बल्कि असीम सम्मान था। बच्चों को निकाला जाने लगा। 1, 2, 5, 10। राजू का शरीर अब दुखने लगा था। उसकी कोहनी सुन्न हो रही थी। उसके नीचे की माइन उसकी हर धड़कन को गिन रही थी। आखिरी बच्चा निकल गया। ड्राइवर को भी निकाल लिया गया। अब वहां सिर्फ मेजर, सुरेश और राजू बचे थे। सब सुरक्षित हैं, मेजर ने कहा। अब तुम्हारी बारी है शेर, हम तुम्हें यहां नहीं छोड़ेंगे। सुरेश आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक चाकू और कुछ तार थे। वह बम निरोधक बॉम्ब डिफ्यूजल का थोड़ा बहुत काम जानता था, लेकिन वह विशेषज्ञ नहीं था। सुनो राजू, सुरेश राजू के चेहरे के पास लेट गया। मैं इस माइन के प्रेशर प्लेट दबाव वाले हिस्से को लॉक करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? राजू ने सुरेश की आंखों में देखा। वही आंखें जो पहले उसे नफरत से देखती थीं, आज भाई जैसी लग रही थीं। साहब, आप आईआईटी वाले हो। राजू ने हल्के से हंसने की कोशिश की। किताब में तो लिखा होगा ना कि इसे कैसे रोकते हैं। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह भी मुस्कुराया। हां, किताब में है, और अगर नहीं हुआ तो हम दोनों साथ में ऊपर जाएंगे। भगवान को भी तो इंजीनियरों की जरूरत होगी। माहौल का तनाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार था। सुरेश ने चाकू की नोक को माइन के नीचे फंसाया। मैं 3 गिनूंगा, सुरेश ने कहा। 3 पर तुम लुढ़क कर दूर हटोगे, बहुत तेजी से, समझ गए? जी। 1, सुरेश ने चाकू पर दबाव बढ़ाया। 2, राजू ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया। 3, हटो। राजू ने अपनी पूरी ताकत से खुद को दाईं ओर फेंका। सुरेश ने चाकू को वहीं फंसाया और खुद बाईं ओर कूदा। 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर एक जोरदार धमाका हुआ, बूम। लेकिन यह धमाका माइन का नहीं था, यह बस थी। बस का संतुलन बिगड़ गया और वह गड्ढे में गिर गई, जिससे वहां दबी दूसरी माइन फट गई। आग का एक बड़ा गोला उठा, धूल और धुएं का गुबार छा गया। राजू, सुरेश, मेजर विक्रम चिल्लाए। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ जलती हुई बस की लपटें दिखाई दे रही थीं। मेजर का दिल बैठ गया। क्या उन्होंने उन दोनों को खो दिया? तभी धुएं के बीच से खांसी की आवाज आई। कम पल,
कैप्टन साहब, यह राजू की आवाज थी। मेजर दौड़कर वहां गए। एक छोटे से गड्ढे में राजू और सुरेश एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। वे मिट्टी में सने थे, कान सुन्न हो गए थे, लेकिन वे जिंदा थे। सुरेश ने समय रहते राजू को गड्ढे में खींच लिया था, जिससे वे धमाके की लहर, शॉक वेव से बच गए थे। राजू ने अपना सिर उठाया और देखा कि उसका छोटा भीम, उसका प्यारा ट्रैक्टर, धमाके में पूरी तरह नष्ट हो गया था। उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे। वह उठकर बैठा और उन टुकड़ों को देखने लगा। मेरा भीम। राजू की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश ने, जो अभी भी हाँफ रहा था, राजू के कंधे पर हाथ रखा। रो मत पगले, वो सिर्फ लोहा था, असली सोना तो तू है। मेजर विक्रम ने उन दोनों को सहारा देकर उठाया। चलो घर चलते हैं। आज तुम दोनों ने जो किया है उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। जब वे वापस कैंप पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें कोहरे को चीर रही थीं। गेट पर बच्चों के माता पिता, मीडिया और पूरा गांव जमा था। जैसे ही जीप रुकी और राजू बाहर निकला, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग नारे लगा रहे थे। बच्चों की माताएं दौड़कर आईं और राजू के गंदे, मिट्टी से सने हाथों को चूमने लगीं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने हमारी दुनिया बचा ली। भीड़ के पीछे एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी के सहारे खड़ा था। किशन काका। राजू की नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधे अपने पिता पर गईं। वह धीरे धीरे उनके पास गया। उसे लगा कि बापू फिर डांटेंगे कि उसने जान जोखिम में क्यों डाली। राजू ने सिर झुका लिया। बापू, वो मशीन टूट गई। किशन काका ने अपनी लाठी छोड़ दी। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, इतना कसकर कि राजू को उनकी धड़कन सुनाई दे रही थी। किशन काका फूट फूट कर रोने लगे। मशीन टूट गई तो क्या हुआ? किशन काका ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तो सोना है, कुंदन है। मुझे माफ कर दे राजू, मैं अंधा था। तूने आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। वहां खड़े मेजर विक्रम और कैप्टन सुरेश यह दृश्य देख रहे थे। सुरेश ने अपना चश्मा साफ किया। सर, सुरेश ने मेजर से कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने तकनीकी विभाग के नियमों में कुछ बदलाव करने होंगे। हमें डिग्रियों की नहीं, ऐसे दिमागों की जरूरत है। मेजर मुस्कुराए। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत हम राजू से करेंगे। राजू की बहादुरी की खबर दिल्ली के गलियारों तक पहुंच चुकी थी। रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष आदेश जारी किया। राजू को देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान केंद्र DRDO अकेडमी में विशेष पहुंचा स्थान प्रशिक्षण के लिए चुना गया। राजस्थान के उस छोटे से गांव से निकलकर राजू अब बेंगलुरु शहर के बीचों बीच खड़ी एक विशाल इमारत के सामने खड़ा था। कांच और लोहे की बनी यह इमारत आसमान को छू रही थी। यहाँ की हवा में धूल नहीं, बल्कि एयर कंडीशनर की ठंडक थी। लोग यहाँ धोती कुर्ता नहीं, बल्कि सूट बूट पहनते थे और ऐसी भाषा बोलते थे जो राजू के सिर के ऊपर से निकल जाती थी। राजू ने अपना पुराना लोहे का संदूक कसकर पकड़ रखा था। मेजर विक्रम और कैप्टन सुरेश उसे छोड़ने आए थे। राजू, मेजर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह मैदान जंग के मैदान से ज्यादा कठिन होगा। वहां दुश्मन सामने था, यहां दुश्मन तुम्हारे दिमाग के अंदर होगा। डरना मत। सुरेश ने राजू को एक नई कलम दी। याद रखना राजू, तुमने जो सीखा है वह किताबों में नहीं है। ये प्रोफेसर तुम्हें समीकरण इक्वेशन सिखाएंगे, लेकिन मशीन की धड़कन सुनना सिर्फ तुम जानते हो। अपनी इस ताकत को खोना मत। राजू ने दोनों के पैर छुए और भारी मन से गेट के अंदर चला गया। कक्षा का पहला दिन। एक बड़ा सा हॉल जिसमें सीढ़ी नुमा कुर्सियां लगी थीं। 100 से ज्यादा छात्र बैठे थे। वे सभी देश के सबसे तेज दिमाग वाले छात्र थे। किसी ने IIT से टॉप किया था तो कोई विदेश से पढ़कर आया था। उनके बीच राजू अपनी साधारण शर्ट और चप्पल में किसी दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। प्रोफेसर वर्मा एक सख्त मिजाज बुजुर्ग ब्लैक बोर्ड पर गणित के जटिल सूत्र लिख रहे थे। पूरा बोर्ड X, Y और थीटा थ से भर गया था। तो छात्रों, प्रोफेसर ने पूछा, अगर हम हवा के दबाव को P माने और रोटर की गति को ओमेगा तो लिफ्ट का गुणांक क्या होगा? पूरा क्लास शांत था। एक छात्र ने हाथ उठाया और अंग्रेजी में कुछ जवाब दिया। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजू पीछे की सीट पर बैठा था। उसे चक्कर आ रहा था। वह जानता था कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। उसने महसूस किया था कि जब हवा पंखों से टकराती है तो मशीन कैसे कांपती है, लेकिन यह ओमेगा और थीटा क्या बला है, उसे समझ नहीं आ रहा था।
क्लास के बाद कैंटीन में कुछ छात्रों ने उसे घेर लिया। हे, तुम वही हो ना, जुगाड़ बॉय? एक लड़के ने हंसते हुए पूछा। उसका नाम आर्यन था, क्लास का टॉपर। सुना है तुमने कबाड़ से कुछ बनाया था, यहां क्या करोगे, कबाड़ बीनोगे? सब हंस पड़े। राजू ने अपनी थाली उठाई और चुपचाप दूसरे कोने में चला गया। वह रोना चाहता था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया। उसे अपनी झोपड़ी, अपनी कोठरी और अपना छोटा भीम याद आ रहा था। वहां वह हीरो था, यहां वह जीरो था। रात को हॉस्टल के कमरे में राजू ने अपने बापू को फोन किया। बापू, राजू की आवाज भर्राई हुई थी। राजू, कैसा है बेटा? किशन काका की आवाज में अब कड़वाहट नहीं, सिर्फ प्यार था। खाना खाया? शहर कैसा है? बापू, मुझे घर आना है, राजू ने सुबकते हुए कहा। मेरा दम घुट रहा है यहां। ये लोग बहुत होशियार हैं बापू। मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं समझ आता इनका विज्ञान। मैं वापस आकर ट्रैक्टर ठीक करूंगा, मुझे नहीं बनना वैज्ञानिक। किशन काका कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, राजू, तुझे याद है जब मैं खेत में गिर गया था और मेरा पैर कट गया था? तब सबने कहा था कि किशन अब खत्म हो गया, लेकिन तूने मेरे लिए वो लकड़ी की बैसाखी बनाई थी, याद है? जी बापू, उस दिन तूने कोई विज्ञान नहीं पढ़ा था, तूने बस मेरे दर्द को समझा था। बेटा, ये लोग मशीनों को दिमाग से समझते हैं, तू दिल से समझता है। भाग मत, अगर तू भाग आया तो उन 20 बच्चों की जान का क्या मोल रह जाएगा जिन्हें तूने बचाया था। डटा रहे। बापू की बातों ने राजू को थोड़ी हिम्मत दी। उसने अपनी किताबें खोली। ठीक है, उसने खुद से कहा, अगर मुझे इनकी भाषा सीखनी है तो मैं सीखूंगा, लेकिन अपने तरीके से। अगले 6 महीने राजू के लिए तपस्या जैसे थे। वह रात भर जागता, वह गणित के सूत्रों को रटने की बजाय उन्हें तस्वीरों में बदल देता। जब प्रोफेसर हवा के दबाव की बात करते तो राजू अपनी कल्पना में आंधी को देखता। जब वे इलेक्ट्रॉन की बात करते तो वह बिजली की चमक को याद करता। धीरे धीरे उसकी ग्रेड सुधरने लगी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल के अंत में एक बड़ी परियोजना प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। विषय था भविष्य का निगरानी यंत्र, सर्वेलेंस डिवाइस ऑफ फ्यूचर। सभी छात्रों ने हाईटेक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाए। आर्यन ने एक ऐसा ड्रोन डिजाइन किया जो आवाज से कंट्रोल होता था। प्रोफेसर बहुत प्रभावित थे। जब राजू की बारी आई तो वह मंच पर एक बड़ा सा भद्दा दिखने वाला बॉक्स लेकर आया। छात्र फुसफुसाने लगे, यह क्या है? लोहे का संदूक? राजू ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। आदरणीय सर, राजू ने हिंदी में बोलना शुरू किया, मेरे साथियों ने बहुत शानदार मशीनें बनाई हैं, लेकिन मैंने एक समस्या देखी है। हमारे देश के सबसे ऊंचे बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर में तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे 50 रो जाता है। वहां बैटरियां काम करना बंद कर देती हैं, प्लास्टिक जम कर टूट जाता है। आर्यन भाई का ड्रोन वहां 2 मिनट में बर्फ बन जाएगा। पूरा हॉल शांत हो गया। तो मैं राजू ने अपने बॉक्स का ढक्कन खोला। अंदर एक अजीब सी मशीन थी। मैंने इसे बनाया है, इसका नाम है गरुड़। इसमें कोई बैटरी नहीं है, यह सौर ऊर्जा, सोलार और हवा की गति, विंड एनर्जी से चलता है। और इसका शरीर कार्बन फाइबर का नहीं, बल्कि राजू रुका, पुराने प्रेशर कुकर के एल्यूमिनियम और भेड़ की ऊन वुल की परत से बना है। यह गर्मी को अंदर कैद रखता है। सब हंसने लगे। प्रेशर कुकर, भेड़ की ऊन, क्या मजाक है? प्रोफेसर वर्मा गंभीर थे। शांत हो जाओ राजू, इसे चलाकर दिखाओ। राजू ने मशीन को एक विशेष फ्रीजर चैम्बर, अत्यधिक ठंडे कमरे में डाला, जिसका तापमान 40 डिग्री सेट किया गया। साथ में आर्यन का ड्रोन भी रखा गया। 5 मिनट बाद आर्यन के ड्रोन की लाइट बंद हो गई। वह मर चुका था। लेकिन राजू का गरुड़, उसके पंख धीरे धीरे घूम रहे थे। फ्रीजर के अंदर से वीडियो सिग्नल आ रहा था, साफ और स्थिर। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, गहरा सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर वर्मा ने अपना चश्मा उतारा। भेड़ की ऊन इंसुलेशन के लिए और प्रेशर कुकर का एल्यूमिनियम दबाव झेलने के लिए। अद्भुत। उस दिन राजू ने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं जीता, उसने सम्मान जीता। आर्यन उसके पास आया और हाथ मिलाया। भाई, मुझे लगा था तुम कबाड़ी हो, लेकिन तुम तो जादूगर हो। 3 साल बीत गए। राजू अब एक परिपक्व इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी वही थी। तभी देश पर एक बड़ा संकट आया। सियाचिन बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई थी। दुश्मन ने पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा कर लिया था और वहां भारी तोपें तैनात कर दी थीं।
भारतीय सेना नीचे थी और उन्हें ऊपर की स्थिति का पता नहीं चल रहा था। घना कोहरा और बर्फीले तूफान के कारण सैटेलाइट और रडार काम नहीं कर रहे थे। दिल्ली में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। सेना प्रमुख ने पूछा, क्या हमारे पास कोई रास्ता है जिससे हम ऊपर देख सकें? हमें दुश्मनों की सही लोकेशन ठिकाना चाहिए ताकि हम एयर स्ट्राइक कर सकें। डीआरडीओ प्रमुख ने सिर झुका लिया। सर, उस ऊंचाई पर उस तूफान में कोई भी यूएवी UAV मानव रहित विमान नहीं उड़ सकता। इंजन जम जाएगा। बैठक में पीछे की पंक्ति में बैठे कर्नल विक्रम, अब कर्नल बन चुके थे, ने हाथ उठाया। सर, कर्नल विक्रम ने कहा, एक रास्ता है, या यूं कहें एक आदमी है। कौन? राजू, विक्रम ने कहा। और उसका पुराना साथी मेजर सुरेश, अब मेजर बन चुके थे। अगली सुबह राजू को एक विशेष विमान से लेह लद्दाख लाया गया। जब वह हवाई पट्टी पर उतरा तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को थप्पड़ मारा, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। सुरेश वहां पहले से मौजूद था। दोनों दोस्त 3 साल बाद मिले थे। सुरेश के बाल थोड़े सफेद हो गए थे और राजू अब बच्चा नहीं रहा था। तैयार हो पार्टनर? सुरेश ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमेशा सर, राजू ने जवाब दिया। उन्हें बेस कैंप ले जाया गया, जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। वहां सांस लेना भी मुश्किल था। सैनिकों को देखकर राजू का दिल भर आया। वे लोग इस ठंड में देश की रक्षा कर रहे थे। कर्नल विक्रम ने नक्शा खोला। राजू देखो, यह छोटी है टाइगर हिल। दुश्मन यहां छिपा है। हमें यहां की तस्वीरें चाहिए। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, उसके बाद मौसम और खराब हो जाएगा। राजू ने अपने गरुड़ को देखा। यह प्रोटोटाइप था। इसे अभी तक असली तूफान में टेस्ट नहीं किया गया था। सुरेश सर, राजू ने कहा, गरुड़ ठंड तो झेल लेगा, लेकिन हवा की रफ्तार यहां 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह उड़ तो जाएगा, लेकिन वापस नहीं आ पाएगा। सिग्नल रेंज भी कम पड़ जाएगी। सुरेश ने नक्शे को देखा। अगर हम सिग्नल को बूस्ट करें, लेकिन उसके लिए हमें रिसीवर को चोटी के करीब ले जाना होगा। मतलब हमें ऊपर चढ़ना होगा? राजू ने पूछा। हाँ, सुरेश ने कहा, मैं जाऊंगा। मैं एक पोर्टेबल रिसीवर लेकर पॉइंट 540 तक जाऊंगा। तुम बेस कैंप से गरुड़ को उड़ाना। मेरा रिसीवर सिग्नल को पकड़कर यहां भेजेगा। यह एक आत्मघाती मिशन था। पॉइंट 540 दुश्मन की रेंज में था। नहीं सर, राजू ने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगा। गरुड़ को उड़ाने के लिए मुझे हवा का मिजाज समझना होगा। मैं यहां स्क्रीन पर देखकर नहीं उड़ा सकता। कर्नल विक्रम ने मना किया, लेकिन राजू और सुरेश की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। रात के अंधेरे में बर्फ के सफेद रेगिस्तान में 2 परछाइयां आगे बढ़ीं। उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे ताकि बर्फ में दिखाई न दें। उनकी पीठ पर भारी उपकरण थे। हर कदम पर सांस फूल रही थी। राजू को लग रहा था कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। ठंड उसके जूतों के अंदर घुस रही थी। हिम्मत मत हारना राजू, सुरेश आगे चल रहे थे। बस थोड़ा और। वे एक चट्टान के पीछे छिप गए। ऊपर दुश्मन की पोस्ट की धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा की आवाज किसी राक्षस की चीख जैसी थी। यही जगह है, सुरेश ने हाँफते हुए कहा। उन्होंने अपनी पीठ से उपकरण उतारा और डिश एंटीना सेट किया। राजू ने अपने बैग से गरुड़ को निकाला। इस बार गरुड़ थोड़ा अलग था। राजू ने इसके पंखों पर चीड़ के पेड़ का गोंद रेजिन लगाया था ताकि बर्फ फिसले नहीं। जाओ गरुड़, राजू ने उसे हवा में उछाला। आज तुम्हें बाज बनना है। गरुड़ हवा के झोंकों से लड़ता हुआ ऊपर उठा। राजू ने अपनी कलाई पर बंधे कंट्रोलर से उसे नियंत्रित किया। वह हवा की लहरों को पढ़ रहा था। जब हवा तेज होती, वह गरुड़ को मोड़ देता। गरुड़ दुश्मन के ठीक ऊपर पहुंचा। कैमरा ऑन हुआ। बेस कैंप में कर्नल विक्रम और उनकी टीम स्क्रीन पर नजर गड़ाए थी। पहले स्क्रीन पर सिर्फ सफेदी थी, फिर एक तस्वीर आई, स्पष्ट, बिल्कुल साफ। दुश्मन के बंकर, उनकी तोपें, उनके गोला बारूद का भंडार, सब कुछ साफ दिख रहा था। मिल गया। बेस कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। कोऑर्डिनेट्स लॉक करो। लेकिन तभी दुश्मन की नजर उस उड़ती हुई चीज पर पड़ गई। धड़ 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 मशीन गन की गोलियां गूंज उठीं। गरुड़ को बचाने के लिए राजू ने उसे गोता डाइव मरवाया, लेकिन एक गोली गरुड़ के पंख को छू गई। गरुड़ नियंत्रण से बाहर होकर घूमने लगा। राजू, उसे वापस लाओ, सुरेश चिल्लाया। कंट्रोल नहीं हो रहा सर। राजू ने कोशिश की। तभी एक मोर्टार गोला उनके पास आकर गिरा। बूम! बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। सुरेश और राजू बर्फ में दब गए।
बेस कैंप में स्क्रीन काली हो गई। राजू, सुरेश, कर्नल विक्रम वायरलेस पर चिल्ला रहे थे, जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ स्टैटिक शोर, स्टैटिक नॉइज। सियाचिन की बर्फीली वादियों में फिर से सन्नाटा छा गया। क्या देश ने अपने 2 अनमोल रत्नों को खो दिया था, या फिर राजू का कोई आखिरी जुगाड़ अभी बाकी था? सियाचिन की बर्फीली खाई में मौत का सन्नाटा था, सब कुछ सफेद और खामोश। बर्फ की 10 फीट मोटी परत के नीचे अंधेरे में एक हल्की सी कराह सुनाई दी। सर, सर। यह राजू की आवाज थी, कमजोर, कांपती हुई। राजू का आधा शरीर बर्फ में दबा था, उसे अपनी टांगें महसूस नहीं हो रही थीं। उसके बगल में मेजर सुरेश बेहोश पड़े थे। सुरेश के माथे से खून बहकर बर्फ पर जम गया था। राजू ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक छोटा लाइटर निकाला। उसने उसे जलाने की कोशिश की। खट खट, कोई आग नहीं, गैस जम चुकी थी। उठिए सर, राजू ने सुरेश को हिलाया। अगर हम सो गए तो कभी नहीं उठेंगे। सुरेश ने मुश्किल से आंखें खोलीं, उनकी पुतलियां फैल रही थीं। राजू, तुम जाओ, मुझे छोड़ दो। नहीं सर, राजू ने दांत भींचे। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे। राजू ने अपने चारों तरफ देखा। ऑक्सीजन कम हो रही थी, उन्हें गर्मी चाहिए थी। उसने अपने टूटे हुए गरुड़ को टटोला जो उसके पास ही पड़ा था। गरुड़ का कार्बन फाइबर का ढांचा टूट चुका था, लेकिन उसकी बैटरी? राजू को याद आया, गरुड़ की लिथियम बैटरी अभी भी गर्म थी। उसने अपनी जैकेट की जेब से अपनी वह पुरानी कैंची निकाली जो वह हमेशा साथ रखता था। एक आखिरी जुगाड़। राजू बुदबुदाया। उसने गरुड़ की बैटरी के तारों को नंगा किया। उसने अपनी ऊनी टोपी और गरुड़ के अंदर लगी भेड़ की ऊन वुल इंसुलेशन का एक गोला बनाया। उसने तारों को शॉर्ट किया। चिंगारी, ऊन सुलगने लगी। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा धुआं उठा और फिर हल्की आग जल उठी। उस अंधेरी कब्र में रोशनी और गर्मी की एक किरण जागी। राजू ने सुरेश के हाथों को उस आग के पास रखा। देखिए सर, गर्मी, मेरा गरुड़ मरने के बाद भी हमें बचा रहा है। इस बीच बेस कैंप में कर्नल विक्रम पागल हो रहे थे। रेस्क्यू टीम कहां है? विक्रम चिल्लाए। सर, तूफान बहुत तेज है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, एक पायलट ने जवाब दिया। विक्रम ने रडार स्क्रीन पर मुक्का मारा। मेरे 2 सबसे अच्छे आदमी वहां मर रहे हैं और हम यहां बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तभी संचार अधिकारी चिल्लाया, सर, एक सिग्नल बहुत कमजोर है, लेकिन कुछ है। राजू ने अपनी कलाई घड़ी, जो एक ट्रांसमीटर भी थी, के सर्किट को गरुड़ की बैटरी से जोड़ दिया था। वह एक सोर्स सिग्नल भेज रहा था। डॉट, डैश, डॉट। विक्रम ने तुरंत मैप देखा। लोकेशन मिल गई। वे 500 मीटर नीचे खाई में हैं। स्पेशल फोर्सेस, मेरे साथ चलो, पैदल जाएंगे। तूफान के बीच कर्नल विक्रम और उनकी टीम रस्सी के सहारे खाई में उतरे। हवा उन्हें उड़ा ले जाने की कोशिश कर रही थी। 2 घंटे बाद बर्फ के नीचे राजू की आंखें बंद हो रही थीं। आग बुझने वाली थी। उसे अपने बापू का चेहरा दिखाई दे रहा था। राजू, घर आजा बेटा। तभी उसे ऊपर से कोई आवाज सुनाई दी। थक थक। किसी ने बर्फ खो दी। रोशनी की एक तेज किरण अंदर आई। राजू, कर्नल विक्रम की आवाज गूंजी। राजू ने धुंधली आंखों से ऊपर देखा। सर, डेटा। डेटा मिला? विक्रम ने राजू को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ शेर, डेटा मिल गया, अब तुम आराम करो। उन्हें एयरलिफ्ट करके तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसी रात बेस कैंप, कर्नल विक्रम ने तोपखाना यूनिट, आर्टिलरी यूनिट को आदेश दिया। राजू के गरुड़ ने दुश्मन के गोला बारूद डिपो की सटीक लोकेशन भेज दी थी। टारगेट लॉक? विक्रम ने पूछा। लॉक सर। फायर। सियाचिन की पहाड़ियां धमाकों से गूंज उठीं। बोफोर्स तोपों ने आग उगली। गोले हवा को चीरते हुए ठीक उस जगह गिरे जहां दुश्मन छिपा था। एक के बाद एक धमाके। दुश्मन का पूरा डिपो उड़ गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि मीलों दूर तक दिखाई दीं। सुबह होते होते टाइगर हिल पर फिर से तिरंगा लहरा रहा था। दुश्मन भाग चुका था। यह एक ऐतिहासिक जीत थी, और यह जीत बंदूकों से नहीं, बल्कि एक जुगाड़ से बने ड्रोन और एक लड़के की हिम्मत से मिली थी। 1 हफ्ते बाद दिल्ली का सैन्य अस्पताल। राजू ने आंखें खोली। सब कुछ सफेद था। उसे लगा कि वह स्वर्ग में है। उठ गया मेरा हीरो, एक जानी पहचानी आवाज आई। राजू ने सिर घुमाया। उसके बिस्तर के पास मेजर सुरेश, जिनके सिर पर पट्टी थी, कर्नल विक्रम और उसके बापू किशन काका बैठे थे।
किशन काका अपनी बैसाखी के सहारे खड़े हुए। वे कांप रहे थे। उन्होंने राजू के माथे को चूमा। बापू, राजू ने फुसफुसाया, मैं फेल हो गया। गरुड़ टूट गया। किशन काका हंसे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पागल लड़के, तूने देश बचा लिया और कहता है फेल हो गया। बाहर देख। नर्स ने खिड़की का पर्दा हटाया। अस्पताल के गेट के बाहर हजारों लोग खड़े थे। उनके हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर थे। पोस्टरों पर लिखा था, सलाम राजू, भारत का बेटा और रियल लाइफ हीरो। मेजर सुरेश ने टीवी चालू किया। न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सियाचिन का चमत्कार। कबाड़ से बने ड्रोन ने दिलाई भारत को जीत। राष्ट्रपति भवन से खबर आई थी, राजू को कीर्ति चक्र शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह इतिहास में पहली बार था कि किसी नागरिक इंजीनियर को यह सम्मान मिल रहा था। राजू ने यह सब देखा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब उसने अपने बापू को गर्व से सीना चौड़ा करते देखा। बापू, राजू ने कहा, अब आपको गांव में कोई लंगड़ा नहीं कहेगा, सब कहेंगे हीरो का बाप। किशन काका ने राजू का हाथ पकड़ा। बेटा, तूने मुझे बैसाखी दी थी चलने के लिए, आज तूने मुझे पंख दे दिए उड़ने के लिए। समय बदलता है। 20 साल बाद। स्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। खचाखच भरा हुआ ऑडिटोरियम। मंच पर एक 40 साल का आदमी खड़ा है। उसके बाल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन आंखों में वही चमक है। वह अब डॉक्टर राजू है, भारत के स्पेस प्रोग्राम का मुख्य सलाहकार। सामने बैठे हजारों युवा छात्र उसे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। राजू माइक ठीक करता है। जब मैं 15 साल का था, राजू अपनी भारी आवाज में कहता है, तो लोग मुझे कबाड़ी कहते थे। मेरे पास किताबें नहीं थीं, लैब नहीं थी। मेरे पास बस एक टूटी हुई साइकिल की चेन और एक सपना था। वह अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी हुई साइकिल की चेन निकालता है और हवा में लहराता है। वह कहता है, यह मेरा पहला औजार था। आज हम मंगल ग्रह मार्स पर जा रहे हैं। हम चांद पर बस्तियां बना रहे हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, वह रुकता है और भीड़ की ओर देखता है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में नहीं होता। विज्ञान वहां होता है जहां एक किसान अपने खेत को पानी देने के लिए नाली बनाता है। विज्ञान वहां होता है जहां एक मां धुएं से बचने के लिए मिट्टी का चूल्हा सुधारती है। विज्ञान का मतलब डिग्री नहीं है। विज्ञान का मतलब है किसी के आंसू पोंछने का तरीका ढूंढना। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। राजू मंच से नीचे उतरता है। एक छोटा लड़का, शायद 12 साल का, भीड़ को चीरते हुए उसके पास आता है। उसके कपड़े साधारण हैं और हाथ में एक टूटा हुआ रिमोट कंट्रोल कार है। सर, लड़का डरते हुए कहता है, मैंने इसमें एक कैमरा लगाया है, क्या आप देखेंगे? सिक्योरिटी गार्ड्स उसे हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजू हाथ उठाकर उन्हें रोकता है। वह घुटनों के बल बैठता है, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले मेजर विक्रम उसके सामने बैठे थे। वह लड़के की आंखों में देखता है। उसे अपना अतीत दिखाई देता है। दिखाओ दोस्त, राजू मुस्कुराता है। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन, लड़का कहता है। राजू उस टूटे हुए खिलौने को ऐसे पकड़ता है जैसे वह कोहिनूर हीरा हो। अर्जुन, क्या तुम्हें पता है कि यह खिलौना दुनिया बदल सकता है? लड़के की आंखें चमक उठती हैं। राजू और अर्जुन उस खिलौने पर चर्चा कर रहे हैं। पीछे दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी है, सियाचिन की वो रात और बर्फ में आधा दबा हुआ गरुड़। स्क्रीन काली होती है और सुनहरे अक्षरों में लिखा आता है, सपना देखो, बनाओ और कभी हार मत मानो।